आज के जिले हाई अलर्ट पर। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में बढ़े कोरोना के केस, सरकार की तिजोरी तक पहुंचा कोरोना, वित्त मंत्रालय के 4 कर्मचारी पॉजिटिव। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा, दंगे भड़काने के लिए ताहिर हुसैन ने की 1.5 करोड़ रुपए की फंडिंग, कई इलाके से आए थे सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में। सेंट्रल तिब्बती प्रशासन के प्रेसिडेंट लोब्सांग का बड़ा बयान, कहा भारत चीन के बीच तिब्बत ही मुख्य मसला, तिब्बत से हटे चीनी सेना। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। चलिए रुख करते हैं खबरों का। चक्रवाती तूफान निसर्ग के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से बात की है। इसके अलावा दमन और दीव के साथ दादर और नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल से भी चर्चा की। इन राज्यों के प्रमुखों से बात करके प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें तूफान से निपटने के लिए सभी तरह के सार्वजनिक सपोर्ट और केंद्र सरकार के सहयोग का आश्वासन दिया है। बता दें कि चक्रवाती तूफान निसर्ग के चलते दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तूफान के खतरे से निपटने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ के अलावा नौसेना और कोस्ट गार्ड के जवान भी तैयार हैं। 4 जून तक एहतियातन मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने को कहा गया है। साथ ही आम लोगों को भी तटीय इलाकों से दूर रहने के लिए कहा गया है। कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है। भारत के सबसे ज्यादा मरीज इसी राज्य में हैं। वहीं मुंबई महानगर पालिका ने कोरोना के कारण मारे गए मुस्लिम लोगों के शवों को पीएफआई संगठन को सौंपे जाने के आदेश को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। ये बड़ी शॉकिंग बात है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका ने 18/5/2020 को एक परिपत्रक निकालकर कोविड से मरने वाले मुस्लिम व्यक्ति का शव पीएफआई इस संगठन को सौंपा जाए, इस प्रकार का आदेश निकाला है। पीएफआई एक ऐसी संगठन है जिसके ऊपर देश विरोधी और समाज विरोधी कामों का आरोप है। केरल, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसको प्रतिबंधित करने की कार्रवाई चल रही है। अभी अभी देश में सीएए के निमित्त से कुछ जगहों पर जो दंगे हुए, उन दंगों में इनका फंडिंग है, इस प्रकार का ईडी ने आरोप पत्र भी तैयार किया है और उसके अकाउंट्स भी ईडी ने सामने लाए हैं। इस प्रकार से देश विरोधी कृत्य करने का आरोप जिनके ऊपर है, ऐसे लोगों को इस प्रकार का काम सौंपना यह कितना सही होगा, इसका जवाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने हमको देना चाहिए। और अगर ये बात उनको मंजूर नहीं है तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसके ऊपर वो एक्शन लेंगे? जिन्होंने ये निर्णय किया उसके ऊपर एक्शन लेंगे और क्या तुरंत इस निर्णय को बदला जाएगा? ये हमारा उनसे सवाल है। पीएम मोदी ने कारोबारियों को भरोसा दिया कि वह उनके साथ खड़े हैं और आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। आत्मनिर्भर भारत का मतलब रोजगार पैदा करना और विश्वास पैदा करना है, ताकि भारत की हिस्सेदारी ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत हो सके। इसी को लेकर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा इंटेंट ब्यूरोक्रेसी का होना बहुत जरूरी है कि वो सच में लोगों को लाना चाहता, मदद करना चाहता, फाइलें क्लियर करना चाहता, वो बड़ा जरूरी है। अगर लाल फीता सही रही तो ये संभव नहीं है। वहाँ पे इनोवेशन तो भारतीय ही, हमारे यहाँ रिसर्च के काम पे भी काफ़ी धन खर्च करना पड़ेगा, तभी इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे। मोदी की रेटिंग की बात करें तो सर राहुल गांधी को एक तरह से टारगेट किया है कि मोदी इकोनॉमी को स्टेप अबव जंक रेट दिया है।
सर, और लैक ऑफ सपोर्ट टू द पुअर एंड एमएसएमई सेक्टर, आपको क्या समझते हैं? देखिए, राहुल जी का जो कहना है वो मूडी की रेटिंग के बाद वो भी काफ़ी दुखी हैं, क्षुब्ध हैं कि क्यों इतनी जो है नीचे हमारी 22 साल बाद इतनी कम रेटिंग आई है। तो वो मौजूदा हालात निश्चित रूप से बहुत ही ख़राब हैं आर्थिक स्थिति के, इसीलिए हमें केंद्र सरकार को, राज्यों को, सबको, उद्योग और व्यापार को ऐसी मदद देनी पड़ेगी ताकि आर्थिक स्थिति सुधरे। जो गरीब है उसको एक ताकत देनी पड़ेगी कि वो एक अच्छा उपभोक्ता साबित हो सके। तो जब तक उसके पास पैसा नहीं होगा तो कहाँ से होगा। इसीलिए वो लगातार राहुल जी जो है वो पैकेज की मांग कर रहे हैं कि गरीब के खाते में इतना पैसा डालो, उनको 6 महीने तक इतना पैसा दो, ताकि उस पैसे को खर्च करो। उससे डिमांड, मांग बढ़ेगी तो इंडस्ट्री चलेगी, प्रोडक्शन होगा, उससे जो है भारत की रेटिंग सुधरेगी। प्रधानमंत्री मोदी के देश के सामने रखे आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को लेकर आप नेता संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात है तो मुझे लगता है कि आज तो धीरे धीरे करके, और इसमें यही सरकार नहीं, तमाम सरकारें जिम्मेदार हैं, उन्होंने जिस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए भारत का रास्ता खोला है, आज हर चीज में हम विदेशी सामानों के ऊपर निर्भर हैं। यानी सुई से लेके जहाज तक सब कुछ आज विदेशों का बन रहा है। दीपावली की झालर हो, या पीने वाला पानी हो, या बाजार में बिकने वाला सब्जी हो, या फिर मोबाइल हो, या पेप्सी कोका कोला हो, हर चीज आज विदेशी बिक रही है हिंदुस्तान के अंदर। तो आपके आत्मनिर्भर बनाने की सोच के पीछे क्या है, किस तरह से आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, ये सारी जो हजारों की संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियां और इनका व्यापार हिंदुस्तान के अंदर अपना पैर फैला चुका है, ये जो आपने रिटेल के अंदर 100% FDI की छूट दे रखी है, क्या इन चीज़ों को आप ख़त्म करेंगे? आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आपका प्लान क्या है, योजना क्या है, ये देश के सामने आना चाहिए। सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा भाई। चिप्स, आलू का चिप्स बनाने में कोई विज्ञान नहीं लगता है, लेकिन वही अंकल चिप्स बन के बाजार में 30 रुपए का 100 ग्राम पैकेट मिल रहा है। तो अगर आप चिप्स बनाने के मामले में आत्मनिर्भर करना चाहते हैं तो क्या जो चिप्स बेचने वाली कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिंदुस्तान में, उनको हटाने जा रहे हैं, उनको रोकने जा रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सामानों पर आप मिट्टी के बर्तन को ले लीजिए, मिट्टी के कुल्हड़ को ले लीजिए, वो चलन से गायब हो गया क्योंकि बहुत सारे उसके विकल्प चाइना के आ गए। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में जब तक सरकार एक स्पष्ट नीति सामने लेकर नहीं आती, ये बहुत वेग सी बातें हैं कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार कई तरह के फैसले ले रही है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। वजह से हर जगह बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, पूरे देश में, पूरे दुनिया में ये सवाल पैदा हो गया है। लेकिन हमारे देश में तो मज़दूरों की हालत जो इतनी ख़राब हो गई है कि कई फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, उनको सालाना जो महीने का जो पगार दिया जाता है वो दिया नहीं गया है, मजदूरी नहीं दी गई है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो बहुत ही हालत उनकी ख़राब है, वो हर दिन आता ही रहता है। प्रधानमंत्री ने बार बार ये किया है, अपील किया है कि कहाँ न कहाँ सबको, किसको नौकरी से मत निकालो, उनको बचा के ले लो, उनको उनकी तनख्वाह दे दो। लेकिन किसने ये माना नहीं। अभी ये सबसे बड़ा संकट अभी बड़े पैमाने पे जर्नलिस्टों पे आया है। जो हमारे रिपोर्टर्स भाई हैं बहुत मेहनत करते हैं, खाली मेहनत करते नहीं, जैसी हमारा डॉक्टर काम कर रहा है आज, नर्सिस काम कर रही है, वार्ड बॉय काम कर रहा है, वैसे ही पुलिस काम कर रहा है, वैसे ही आज जर्नलिस्ट भी हर जगह जाके जो मालूमात लेते हैं, बहुत रिस्क लेके लेते हैं, उनको उनके बारे में सरकार कुछ करती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा भरोसा जताया है कि देश की अर्थव्यवस्था फिर से तरक्की के पटरी पर लौटेगी। उद्योग चैम्बर सीआईआई की 125वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें देश की क्षमता और प्रतिभा पर पूरा भरोसा है। इसी पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने प्रतिक्रिया दी है। भारत सरकार इस संकट के दौर में और केंद्रीय सरकार इस महामारी के दौर में कई प्रकार के उपायों में लगी हुई है ताकि भारत की खराब हुई अर्थव्यवस्था पटरी पे आ सके। प्रधानमंत्री के ऐसे सभी कार्यक्रमों का हम स्वागत करते हैं। सर कि आप जरूरी है ग्रोथ वापस आएंगे, हम लेके आएंगे ग्रोथ वापस, और भारत की जो 2008 की जो मंदी थी उसमें से भी भारत निकलने में कामयाब रहा। हमें उम्मीद है कि 130 करोड़ लोगों के संकल्प और इरादे जरूर उन पुराने दिनों को लौट कर आएंगे जो इंडियन इकोनॉमी के गोल्डन डेज थे। पीएम मोदी कह रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट आत्मनिर्भरता का जो संकल्प और इरादा भारत सरकार ने दर्शाया है उसमें लोकल मेड जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हों, ये मकसद अब उत्पादन का होना चाहिए। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात निसर्ग बुधवार को अलीबाग के पास जमीन से टकराएगा। इस दौरान हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। पालघर, पुणे, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, धुले और नंदुरबार, नासिक में भारी वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी पुणे के डॉक्टर अनुपम कश्यप ने इसकी जानकारी दी। Cyclonic storm Nisarga. Now, today at 11:30 it has become cyclonic storm from deep depression, and current location is 15.6 degree north latitude, 71.2 degree east longitude. It is 280 kilometer northwest of Panjim, Goa, and 430 kilometer away from Mumbai. So it is currently having northerly movement, and expected that by 6-7 hours it is likely to become severe cyclonic storm, and then it will recover initial movement. As I said, it is northerly, and it would be slowly converted into, means after recover it will be northeasterly. भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनातनी चल रही है। दोनों देशों की सेना के बीच टकराव के बाद दोनों देशों की ओर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की तादाद बढ़ाई जा रही है। इन सब के बीच तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा और तिब्बत के निर्वासित सरकार के मौन को लेकर सवाल उठ रहे थे। अब तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री लोब्सांग सांगे ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन का लद्दाख में अतिक्रमण तिब्बत पर कब्जा करने के बाद हो रहा है, इसलिए भारत और चीन के बीच तिब्बत मुख्य मुद्दा है। जैसा कि दलाई लामा कहते हैं कि तिब्बत को पीस जोन होना चाहिए और वहां से सेना हटाई जानी चाहिए। इस तरीके से भारत चीन के बॉर्डर पर शांति कायम हो सकती है। So when it was Indo-Tibet border for 1,000 years, there was no intrusion, there was no need for Indian government to spend $60+ billion a year. Now the Indian government is spending so much money on defense, which can be spent on education, health and migrant labours and other economy reforms. So all this incursion from the Chinese side is happening after the occupation of Tibet. Hence Tibet is the main issue that India and China has to deal with. So His Holiness Dalai Lama has always said Tibet should be a zone of peace and it should be a demilitarized zone, and he's saying on the basis of history. Historically, it was a zone of peace, it was a demilitarized zone. And we must go back to that status. That way, India and China can have a peaceful relationship and a peaceful border. दिल्ली के चर्चित जेसिका लाल हत्याकांड के मुख्य दोषी मनोज शर्मा को जेल से रिहा कर दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिशों को मानते हुए मनोज शर्मा समेत 19 दोषियों की उम्र कैद की आगे की सजा को माफ करने का फैसला किया है। मनोज शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2006 में जेसिका की हत्या का दोषी करार दिया था और मनोज शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद ही मनोज शर्मा तिहाड़ जेल में बंद था। इसी आधार पर मनोज शर्मा ने करीब 1.5 साल पहले सेंटेंस रिव्यू बोर्ड के सामने अपने अच्छे आचरण के आधार पर खुद रिहा करने की मांग की थी।
देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र से सामने आए हैं। इसी को लेकर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी कई अस्पतालों का दौरा किया और स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान राजेश टोपे ने कहा कि मैंने कुछ बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर देखा है। हमने उनके चीफ ऑपरेशन ऑफिसर से बात भी की है। उन्होंने प्रतिबद्धता जताई है कि आज से सही तरीके से बेड दिए जाएं। जितना भी सरकारी नियमों के अनुसार जरूरी है उतने बेड जरूर दिए जाएंगे। देखिए मुझे लगता है कि 80-20 का फॉर्मूला है और कई बड़े बड़े ग्राउंड्स में हमने अभी नए तरीके से बेड्स लगाने का काम जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स रहेंगे वहाँ पर भी हमने व्यवस्था की है। लेकिन अगर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स हैं, वे हॉस्पिटल्स अगर कायदे से जो बेड्स हमारे को मिलना ही ज़रूरी है वो अगर नहीं मिल रहे हैं तो कल हमारी जो पर्सनल मेरी विजिट रही, मेरे साथ सुधाकर शिंदे जो सक्षम अधिकारी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वे मेरे साथ थे। हमने देखे कि कई उसमें कमियां हैं इम्प्लीमेंटेशन में, जैसा कि वहाँ पर बोर्ड लगाया गया नहीं है, चार्जेस का बोर्ड लगाया गया नहीं है और कुछ पेशेंट्स को वहाँ पर बेड्स उपलब्ध नहीं किया जा रहा था। हमने वहाँ पर बेड्स तो उपलब्ध किए लेकिन उनको हमने नोटिस भी जारी किया है कि एक शो कॉज नोटिस है कि ये हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। अगर आपने ये बेड्स जो कायदे से हक बनता है गवर्नमेंट का 80% बेड्स विद कैप्ड चार्जेस वो देना ज़रूरी है, वो देना चाहिए आपने। अगर नहीं करेंगे आप तो कायदे से कार्रवाई हम जरूर करेंगे। झारखंड में राज्यसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच बीजेपी उम्मीदवार दीपक प्रकाश लाटा ने अपनी जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों का संख्या बल है और विधायकों के संख्या के बल पर हम चुनाव जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। और कांग्रेस के लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करके हाउस ट्रेडिंग का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार का काम करने से लोकतंत्र की हत्या होती है, ये सब कोई जानता है। लेकिन कांग्रेस तो लोकतंत्र की हत्या करने का पुराना इनका आदतन काम। इस साल के अंत में संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रचार का बिगुल अगले सप्ताह फूंकने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसी को लेकर बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि कोरोना के कारण कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय नेतृत्व का सीधा संवाद नहीं हो पा रहा, इसलिए पार्टी ने यह तरीका निकाला है कि हम सभी 60,000 बूथों पर अमित शाह का भाषण 7 जून को लाइव स्ट्रीम से करेंगे। इन बूथों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद है। देखिए, भाजपा का सबसे जरूरी जो भाग है वह है कार्यकर्ता और कार्यक्रम। आज के समय में कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय नेतृत्व का सीधा संवाद जो है वह कोरोना के कारण नहीं हो पा रहा है। तो यह पार्टी ने एक तरीका निकाला है कि हम सभी बूथों पर, सभी अपने शक्ति केंद्रों पर सीधे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भाषण 7 जून को 4 बजे शाम को करेंगे और उसके लिए हम पूरे तौर पे तैयार हैं। सर, कैसे होगी ये वर्चुअल रैली की और क्या तैयारियां हैं? कितनी जगह पर स्क्रीन्स लगाए जाएंगे और कैसे इंश्योर किया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग होगी? अभी हम स्क्रीन के चक्कर में नहीं है, वह प्रैक्टिकल भी नहीं है। इस समय हमारे पास 40,000 बूथों के व्हाट्सएप डेटा मौजूद हैं और 60,000 बूथ पर हमारे पार्टी वर्कर्स रेगुलर जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में हम अपना पार्टी कार्यालय से मंच बना करके संबोधन करेंगे और माननीय राष्ट्रीय हमारे गृह मंत्री जी उसमें आके जुड़ेंगे। और जिस तरह से एक रैली होती है या एक बैठक होती है, वैसे ही हमारे पटना कार्यालय से एक व्यक्ति उस पूरी मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे, रैली को, और 2-3 भाषण पटना से होगा और उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी का संबोधन होगा। हमारे पास 60,000 बूथों पर कार्यकर्ताओं के व्हाट्सएप नंबर और इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद है। यह कार्यक्रम सभी
हमारी इच्छा तो 72,000 बूथों की है, पर अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात सप्तऋषि के साथ एक कार्यक्रम भाजपा ने लिया था कि हर बूथ पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुने और इंटरनेट से तुरंत फोटोग्राफ उसका भेजें। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य की कैप्टन सरकार पर निशाना साधा है। अश्विनी शर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार को जिस तरह से काम करना था वह नहीं किया और पंजाब की जनता को जो चाहिए था वह बिल्कुल भी नहीं किया। सरकार ने पंजाब के खजाने की लूट शुरू कर दी और शराब माफिया को बढ़ाया, वह भी सरकारी तंत्र के साथ मिलकर। ऐसा कि मैं पहले ही कहना है अपनी जिम्मेवारियां तो तोड़ ली ना, कितने मैट्रिक टन वो दाल आनी सी, मानो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਡਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਘੁਟਾ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਆਖਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, 100% ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ 12 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ लगभग 6 ਲੱਖ ਪੈਕਟ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੰਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਵੰਡਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ NGO ਡੇਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साहे को छत्तीसगढ़ बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व CM और बीजेपी नेता रमन सिंह ने उन्हें बधाई दी और कहा कि उनके साथ मिलकर अब हम सब काम करेंगे और छत्तीसगढ़ को विकास की राह पर आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आज बधाई देना चाहता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदेव साहे जी को, जिन्हें ये छत्तीसगढ़ का नेतृत्व मिला। मेरी ओर से शुभकामना और बधाई। प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनका ये तीसरा कार्यकाल होगा और 2006 से 9 और 13 के बाद ये 2020 में ये तीसरा अवसर विष्णुदेव जी को मिला है जब प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में निभाएंगे। एक सौम्य, एक सरल, एक मिलनसार, उस दूरसंचल जसपुर के उस छोटे से गांव से चलकर सरपंच से लेकर सांसद तक, पार्लियामेंट तक, पंचायत से पार्लियामेंट तक के सभी चुनाव में वो लड़ते रहे हैं और भारत सरकार में भी उन्हें अवसर मिला। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने 2014 से लेकर 19 तक इस्पात, खनन, श्रम, विभिन्न दायित्व का निर्वहन भी किया अलग अलग अवसर पे और लगातार रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि की हैसियत से, उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए मंत्री की हैसियत से और सांसद की हैसियत से उनकी भूमिका रही। तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए गौरवशाली क्षण है कि प्रदेश अध्यक्ष एक ऐसा अनुभवी व्यक्ति के हाथ में गया है जिन्हें न केवल संगठन का अनुभव है बल्कि सरकार में रहने का अनुभव है। संगठन में न केवल प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में एक बार 2 बार खड़े उतरने का अनुभव है बल्कि केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी क्षमता को देखते हुए तीसरी बार एक बड़ा दायित्व दिया गया है। हम सब उम्मीद करते हैं कि उनके साथ मिलके छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और आने वाले समय संगठन को इतनी मजबूती मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने स्थान में फिर से स्थापित हो सके और भविष्य में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त हो और हम बड़ी सफलता की ओर बढ़ेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने अब धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील देते हुए इसे खोलने की कोशिश शुरू कर दी है। लॉकडाउन में ढील मिलते ही 70 दिन बाद एक बार फिर सब सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है। दुकानें खुल गई हैं और खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे भी हैं। सड़कों पर भी जिंदगी लौट आई, वाहनों की कतारें लगी। 2 महीने के सख्त लॉकडाउन के बाद लोग अब दफ्तर भी जाने लगे हैं। चांदनी चौक मार्केट में एक दुकानदार ने बाजार में कोरोना से बचाव के लिए अपनाए जा रहे उपायों के बारे में बताया और कहा कि मार्केट के गेट पर ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन सिस्टम लगा हुआ है। इसके अलावा हम आयुष मंत्रालय की ओर से इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए बताए गए काढ़े को मुफ्त में आसपास के दुकानदारों को पिलाते हैं। सर, ये हमारी मार्केट प्लेजर गार्डन मार्केट कोऑपरेटिव हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी है। हमने अपनी मार्केट के दोनों गेट्स के ऊपर ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन लगा दी है। कोई भी कस्टमर्स हमारी मार्केट के अंदर जब एंटर करेगा तो ऑटोमेटिक सैनिटाइज मशीन से सैनिटाइज होके आएगा। और सबको मार्केट में हमने शॉपकीपर्स को जितने भी हमारे मार्केट में हैं इनको सबको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जितने भी कस्टमर्स आपकी शॉप पे आएंगे विदाउट मास्क किसी को आप अंदर एंटर ना करने दें। और सारे मार्केट में हमने शॉपों के ऊपर सैनिटाइजिंग की छोटी बॉटल सबको दी हैं कि अपने जो दुकान के ऊपर कस्टमर है उनको आप सैनिटाइज करके अंदर हाथ के ऊपर भी अंदर एंटर करने दीजिए सारी चीज़ के लिए। इस टेम्परेचर नापने का भी कोई इंतजाम करा गया है? हाँ जी बिल्कुल किया गया है। इंफ्रारेड हमने अपने पास रखा हुआ है सारा कि जिससे कि हमारी शॉप पे कोई भी कस्टमर आएगा हम उनका ऐसे स्कैनिंग करके सारा चेक करेंगे और ये नंबर आएगा उसके अंदर उसके हिसाब से हम एंटर करने देंगे। इसका टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो उसके लिए क्या इंतजाम करेगा? उसके लिए हमने ये इंतजाम किया गया है कि यहाँ पर हम कॉल करें उनको, पुलिस में इंफॉर्मेशन देगी ये ऐसा हमारे पास कस्टमर बाहर आया है मार्केट में, तो इसके लिए आप क्या हमें सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए हमने ये अपने मार्केट में एसोसिएशन में हमने व्यवस्था की गई है सारी। सर, ये जो पैर से सैनिटाइज करने वाली मशीन लगाई है आपने, हाँ। ये कैसे यूज़? ये सर हमने जो भी हमारे कस्टमर शॉप पे एंटर करेगा तो जो भी कस्टमर आएगा पहले इसको पैडल से दबाएगा और इसको आगे हाथ रखेगा, ये ऐसे सैनिटाइजिंग हाथ में आएगा और इसको ये सैनिटाइज करके तब शॉप के अंदर एंटर करेगा सारी चीज़। हाँ। 2 महीने से भी ज्यादा समय से लॉकडाउन की मार झेलने के बाद अब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में सशर्त छूट दे दी है और राज्य सरकारों के पाले में बॉल फेंक दी है। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छूट मिलने के बाद लोग पहले की तरह सड़कों पर दिखाई दिए और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती हुई नजर आईं। अनलॉक 1 के साथ ही केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में लगी पाबंदियों पर सशर्त छूट प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार ने इस बार सारी जिम्मेदारियां राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दी हैं। हर राज्य अपने यहाँ कोरोना के मामलों के हिसाब से और आबादी के हिसाब से तमाम फैसले ले रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनलॉक 1 में प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत सभी जिलों में बफर जोन और कंटेनमेंट जोन के बाहर सशर्त मार्केट खोलने के आदेश दिए हैं। ज्यादातर उद्योग धंधे खोले जा चुके हैं और परिवहन की सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं, जिसके बाद जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है। लेकिन सरकार की ओर से दी गई इस छूट का लोग गलत फायदा भी उठाते नजर आ रहे हैं। जहां एक और जनता में कई लोगों के चेहरों पर मास्क तक नहीं होते, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग केवल एक मजाक बनकर रह गई है। सरकार अगर मास्क लगाने को लेकर और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर गंभीर नहीं हुई
तो नतीजतन जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, ये आगे भी जारी रहेगी। अनलॉक 1 के साथ ही केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में लगाई हुई पाबंदियों में सशर्त छूट दी और सारी जिम्मेदारियां राज्यों के ऊपर सौंपी है। हालांकि ये छूट लॉकडाउन 4 से ही नजर आ रही थी और सीधे तौर पे बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी काफ़ी रियायत दी है, काफ़ी छूटें दी गई हैं। सीधे तौर पर आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ वो भीड़ है जो ऑफिसों से वापस आ रही है और लॉकडाउन के दौरान ज़्यादातर ऑफिस बंद थे, लेकिन लॉकडाउन 4 के बाद से ही कुछ ऑफिसों को सशर्त खोला गया है और लॉकडाउन 5 यानी कि अनलॉक 1 से ऑफिसों को परमिशन दी गई है पुनः शुरू करने की। सशर्त ये परमिशन है और सीधे तौर पर रात 9 बजे से यहाँ पर कर्फ्यू लग जाएगा जो सुबह 7 बजे तक चलेगा। इसके साथ ही सरकार ने उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरीके के छूट दी हैं और सशर्त उनको भी पुनः शुरू करने का एक प्रयास किया है। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा जो मुसीबत थी वो काम धंधे वाले लोगों के लिए थी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कई लोगों की नौकरियाँ गई और कई लोग ऐसे हैं जो जिनको सैलरी नहीं मिली, लेकिन पुनः एक बार कंपनियाँ फिर से लोगों को बुला रही हैं। सरकार के गाइडलाइन फॉलो करने का दावे करती हैं प्राइवेट कंपनियाँ, और जो दुकानें बंद थी व्यवसायियों को सबसे ज़्यादा मुसीबत हो रही थी। ज़्यादातर मार्केट्स को खोल दिया गया है, मैक्सिमम मार्केट जो बफर जोन के बाहर हैं, हॉटस्पॉट के बाहर हैं, उनको खोला गया है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीधे तौर पर वापस बाहर लाया जा रहा है। जिंदगी एक बार पुनः पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है, लेकिन सरकार की दी हुई इस छूट का लोग गलत फायदा उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर रोड पे कई बार ऐसे लोग दिखेंगे जो मास्क नहीं लगाए या सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करते। सरकार अगर मास्क लगाने को लेकर के और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के कड़ाई से नियम नहीं बनाएगी और इनका पालन नहीं कराएगी तो कहीं ना कहीं जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन हमजा के साथ पुनीत मोहन, ANB न्यूज़, लखनऊ। वहीं गाजियाबाद में दिल्ली से सटी हुई सभी सीमाओं को अनलॉक 1 के पहले दिन से ही सील कर दिया गया है। वहीं दिल्ली सरकार ने भी अपनी सभी सीमाएं सील कर दी हैं। लगातार गाजियाबाद में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने कठोर निर्णय लिया। वहीं गाजियाबाद के वैशाली में कोरोना मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ते हुए मरीजों को देखते हुए वैशाली को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। वहां पर आने जाने वाले सभी प्रकार के लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी के निर्देशों पर वैशाली में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और जो एसेंशियल सर्विस या मेडिकल इमरजेंसी उन्हीं के लिए अलाउ करा है। बाकी सब के लिए बिल्कुल सारे सेक्टर ये जो भी पॉजिटिव केस मिले हैं वो सारे बंद कर दिए पूरी तरह से और चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है या बाहर जाने दिया जा रहा है। वैशाली का ये मेन पॉइंट बनाया गया है कि वैशाली से जो भी लोग निकलेंगे या प्रवेश करेंगे वो यहीं से प्रवेश करेंगे। क्या ये व्यवस्था कितने दिन चलने वाली है और क्या नियम रखे गए हैं इसके लिए? अग्रिम आदेश तक जारी रहेगा। कोरोना संकट के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। इसकी वजह से अब लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मंगलवार दोपहर को दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। सुबह यहां दिल्ली पुलिस की ओर से कोई खास सख्ती नहीं बरती जा रही थी, लेकिन दोपहर से यहां पर पास की चेकिंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से लंबा जाम लगा। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली के सभी बॉर्डर एक हफ्ते के लिए सील करने का आदेश दिया था, जिसके बाद अब सिर्फ दिल्ली में उन्हीं को प्रवेश मिल रहा है जिनके पास प्रशासन द्वारा जारी किया गया पास है, यानी जो लोग जरूरी क्षेत्र में काम करते हैं। जैसी गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस के हिसाब से जिनके पास ई पास हैं, मूवमेंट पास हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके अपने आई कार्ड्स हैं उनको, और इमरजेंसी सर्विसेज हैं, डॉक्टर्स वगैरह, उन सबको जाने दिया जा रहा है और जिनके पास किसी तरह का कोई मूवमेंट वगैरह नहीं है उनको वापस किया जाए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर के हीरापुर थाना पंजाबी पांडा इलाके में एक 12 वर्षीय बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मृतक बच्चा सरनदीप सिंह अपने घर पर अकेला था और अपने पिता की रिवॉल्वर से खेल रहा था। खेल खेल में ही अचानक रिवॉल्वर चल गई और बच्चे को लग गई। जरूरी काम से बाहर गया हुआ पिता जब अपने घर लौटा तो सारा सामान बिखरा हुआ पाया।
साथ ही उन्होंने अपने बेटों को खून से लथपथ अवस्था में पाया। बाद में जब बच्चे को आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया गया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल हीरापुर थाना पुलिस अधिकारी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 16 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 42 से 26 रह गई है। वहीं देश के साथ ही इटावा में अनलॉक 1 की शुरुआत होने से शराब की दुकानों के साथ ही अब अन्य दुकानों को भी रियायत दी गई है, जिसके बाद एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। देश की सबसे घनी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 8300 के पार पहुंच चुकी है, जबकि मृतकों की बात करें तो 220 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात करें जिला इटावा की तो यहां 16 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 42 से 26 हो गई है। इसी बीच देश में अनलॉक 1 के पहले चरण की भी शुरुआत हो चुकी है और दुकानें खुलने का समय भी सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करें शराब की दुकानों की तो शहर में दुकानें खोलने के समय बढ़ाकर सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा आवागमन को लेकर भी लोगों को छूट दी गई है। वहीं शहर की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इसे लेकर हमारे संवाददाता सनत तिवारी ने बात की इटावा के जिला अधिकारी JB सिंह से। जनपद इटावा में काफ़ी समय बाद लॉकडाउन में रियायत मिली है और मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए इटावा के जिलाधिकारी महोदय JB सिंह जी हैं। यहाँ पर जो दुकानों का शराब की दुकानों की टाइमिंग भी बढ़ाई गई है और आम नागरिकों को निश्चित तौर पर छूट दी गई है, लेकिन एहतियात के साथ। JB सिंह सर से बात करेंगे और जानेंगे क्या अमेंडमेंट किए। देखिए, अनलॉक 1 में जो पहले गतिविधियाँ चल रही थी उनमें कुछ परिवर्तन किया गया है। जैसे बाज़ार खुलने का समय वो प्रातः 9 से 8 बजे तक, रात 8 बजे तक कर दिया गया है। मंडी के खुलने के समय में परिवर्तन किया गया है। इसी के साथ साथ जो हमारी पूर्व व्यवस्था थी दुकान खुलने का, बाज़ार खुलने का, लेफ़्ट और राइट वाली अल्टरनेट डे पे वो पूर्व चलती रहेगी। कोशिश यह है कि जो भी आर्थिक गतिविधियाँ थीं वो सब चालू हो जाएं। जो भी तबका था, चाहे वो पटरी व्यवसायी था या छोटा दुकानदार था, सबकी दुकानें खुल जाएं। आम लोगों को जो भी परेशानी हो रही थी वो समस्याएं दूर हों। जो रोज़गार लोगों के जा रहे थे वो पुनः से पटरी पर आ सकें। ये और साथ ही साथ जो कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो फैल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बाहर से लोग आए हैं, संक्रमण थोड़ा थोड़ा फैल रहा है। अच्छी बात है कि वो संक्रमण अपने आप ठीक हो जा रहा है समय के साथ। और जैसा मैं बताऊं कि यहाँ 53 पॉजिटिव कुल थे, उसमें 42 एक्टिव थे कल तक। आज 16 और निगेटिव आ गए हैं प्राप्त सूचना के अनुसार, इसलिए 26 एक्टिव आज की डेट में हैं। और जैसे जैसे 12 दिन का समय बीतता जाएगा धीरे धीरे इनकी संख्या भी कम होती जाएगी। बाकी आपके माध्यम से मैं जनपदवासियों से अपील करूंगा कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें, मास्क पहने, लोगों को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तक इसी ड्यूरेशन में जीना है, तो इस तरीके से आप एक जनता के लिए मैसेज देना चाहेंगे, कैसे प्रिकॉशंस बरतें, कोरोना ना फैले और लोग जागरूक रहें, डरे नहीं? नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि लोगों को खुद ही जागरूक होना है और लोगों को भी जागरूक करना है कि ये कोई बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, एक संक्रमण की बीमारी है जो समय के साथ अपने आप समाप्त हो जाती है। बस ज़रूरत है जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं या किसी रोग से ग्रसित हैं या 10 साल से छोटे बच्चे हैं, इनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि वो बाहर बहुत ही ज़रूरत हो तभी निकलें। तो जिलाधिकारी महोदय JB सिंह जी ने बताया कि एहतियात बरतें व इससे अवेयर रहें, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और आज 16 केस जो जनपद इटावा में है वो नेगेटिव आए हैं और वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 26 बताई जा रही है। सनत तिवारी, ANB न्यूज़ इटावा। और वहीं चंडीगढ़ में एक शराब के ठेके पर दिन दहाड़े गोली चलने का मामला सामने आया है। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर से सटे सेक्टर 9 के मार्केट में स्थित शराब के ठेके पर 2 अज्ञात युवकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और फरार हो गए। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले में जांच शुरू कर दी। चंडीगढ़ में पिछले 48 घंटे में ये गोलीबारी की दूसरी घटना है। पिछले दिनों सेक्टर 33 में भी शराब के ठेकेदार अरविंद सिंघल के
के घर पर गोलीबारी हुई थी। जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं कि किस तरह से 2 अज्ञात युवक गाड़ी से उतरे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोग घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन की हरकतों के बीच भारत में भी हालात से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी को लेकर हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बती युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि हम चीन की लद्दाख में जारी इस घुसपैठ की कड़ी निंदा करते हैं। हम सभी भारतीय नागरिकों से चाइनीज उत्पाद और ऐप बायकॉट करने की अपील करते हैं। So Tibetan Youth Congress is very much concerned with the ongoing incursion of the communist government in the Ladakh and all the Himalayan region. So before just giving my statement on this current issue, if you look at the history, especially before the 1959, there is no kind of conflict between the India and the Tibet. So Tibet acts as a buffer zone between these two giant nations. So after the Tibet illegal occupation by the communist government, now India is facing lots of problems, especially from Ladakh to Arunachal, including the Uttarakhand and Himachal Pradesh. So we are very much concerned and we highly object the kind of incursion process that is going on. And meanwhile, we want to urge and ask Indian citizens to boycott the Chinese products, especially products and the Chinese apps, and the kind of there should be a sentiment. लॉकडाउन के बाद अब किसानों पर बारिश और ओलावृष्टि की मार पड़ी है। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव धारनिया सहित कई इलाकों में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। आज किसान दर्जनों की संख्या में एकत्रित होकर लघु सचिवालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। किसानों ने सरकार से स्पेशल गिरदावरी करवाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि उनके इलाके में 400 एकड़ के करीब फसल खराब हो गई। अब समय निकल जाने के कारण किसान दोबारा अपनी जमीन पर बुवाई भी नहीं कर सकते। ये धारनिया गांव में फसल खराब हुई है। आसपास कुछ गांव में और भी है, वहाँ से भी किसान आए हुए हैं यहाँ। तो किस कारण खराब हुई है जी? ये ओलावृष्टि से खराब हुई है सर। हमारी फसलें तो हुई है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान है किसानों को। 30 से 40,000 रुपये, किसी ने 35,000 रुपये में ठेके ले रखी है ज़मीन जो रेंट पे हो। तो कब हुई थी ओलावृष्टि जी? ये परसों हुई है सर, संडे को। तो अब आप किससे मिलने पहुँचे हैं? अब डीसी साहब से मिलना चाहते हैं। क्या मांगे जी आपकी? ज्ञापन सौंपना चाहते हैं कि हमारी फसलें खराब हुई है, ये मेरे पास है सर। ये क्या मांगे? गिरदावरी कराई जाए जी? हाँ जी सर, हमारी चोरी है जो फसल नुकसान हुआ है वो, इसके लिए। ठीक है, कौन सी फसल बेच रखी थी आपने? ये सर मूंगफली और नरमा। नरमे में ज़्यादा है, मूंगफली से नरमे में ज़्यादा है। दोबारा बिजाई नहीं हो सकती जी? नहीं, अभी नहीं हो सकती सर, अब टाइम निकल गया नरमे का। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। तो फसल बीमा नहीं करवा रखा था जी आपने? फसल बीमा वाले बोल रहे अभी तक कि आपका प्रीमियम नहीं कटा, अभी तक हुआ नहीं है। बैंक से पता किया हमने जाके और यहाँ भी पता किया, प्रीमियम नहीं कटा जी? नहीं, प्रीमियम नहीं कटा। कारण क्या रहा जी उसका? वो बोलते हैं ये जुलाई के अंदर आता है, अभी नहीं हुआ अभी तक तो। और कुछ ये कोरोना काल के अंदर हुआ है कि अभी तक कंपनी भी नहीं, जिन्हें बीमा अलॉट नहीं किया। किसी का बीमा नहीं है? किसी भी किसान नहीं सर, किसी भी किसान का नहीं, किसी भी गाँव। हम डीसी साहब से मिलना है सर। और हमारे गांव में लगभग 400 एकड़ में बहुत जोर का तूफान और ओलावृष्टि हुई है, जिससे नरमा की फसल बिल्कुल चौपट हो गई है। और उसमें लगभग 10-15 हज़ार रुपये खर्चा है एक एकड़ का, खाद का, बीज का। ना बिजाई का टाइम रहे, ना हम उसको दोबारा नरमा को बीज सकते हैं। तो इससे हमारे को बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए हमारी भरपाई की जाए, इसलिए आए। तो क्या मांगे जी आपकी? हाँ जी, हमारी मांगे हमें मुआवजा मिले 10 से 15 हज़ार रुपये एकड़। तो ये बिजाई दोबारा करनी पड़ेगी जब आपको? नहीं सर, दोबारा हो ही नहीं सकती सर। दोबारा टाइम ठेका लिया है 30-35 हज़ार रुपये किले एकड़ से, उसमें 15 हज़ार रुपये कम से कम खर्चा है नरमे के बीज का। ये गाँव धारनिया में खराब हुई? हाँ जी, गाँव धारनिया में। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतबीर है जी। ये मामला धारनी गांव से ये बिल्कुल 400-500 एकड़ में जो बिल्कुल ओलावृष्टि से सारे खेत खाली हो चुके हैं जी। किसान बिल्कुल लास्ट पर आ गया, बहुत बुरा हाल हो गया है। जो 60-60 हज़ार में ठेके ले रखे हैं। तो अब ये किसान जब बैंक में जाते हैं तो वो कहते हैं भाई इनका जो बीमा नहीं हुआ, क्योंकि वो 7वें महीने 31 तारीख को काटते हैं, उससे पहले सरकार की जवाबदेही होती है। तो आज दर की ठोकर खा रहे हैं। आज डीसी महोदय से, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से हम अरदास लगानी है, अपनी गुहार लगाने हैं कि ताकि हमें
सम्मानजनक हमारा जो खर्चा लगा 15-20 हज़ार रुपये जो एकड़ पे लगे है वो इनको मुआवजे के रूप में देने का सरकार अनुमोदन करेगी। ठीक है। खबरों में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राशमी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने डोडा चूरा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 2 क्विंटल 51 किलो अवैध डोडा चूरा और बोलेरो पिकअप जब्त की है। पुलिस ने बताया कि जब्त डोडा चूरा की तस्करी बाजार में कीमत 5 लाख रुपए है। आपको बता दें कि अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ और रोकथाम को लेकर राशमी थाना पुलिस की लगातार ये चौथी कार्रवाई है। वहीं पुलिस ने मामले में आगे की जाँच शुरू कर दी है। थाना राशमी के कांस्टेबल छोगालाल की सूचना और उसके विशेष प्रयास से एक एनडीपीएस का बड़ा सीजर किया गया, जिसके तहत 2 व्यक्ति पांचाराम जाट और कालूराम जाट निवासी जोधपुर डांगियावास थाने एरिया के रहने वाले हैं और उनसे एक पिकअप बरामद की गई, जिसमें 251 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। और ये राशमी थाने की लगातार चौथी कार्रवाई है। एनडीपीएस के खिलाफ जो अभियान जारी है आगे भी जारी रहेगा। इस कार्य के लिए कांस्टेबल छोगालाल के प्रयास को जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी सराहा है। मामले की जांच हिमांशु सिंह थाना अधिकारी कपासन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सभी स्ट्रीट वेंडर्स फिर से खुल गए हैं। ज्यादा लोग दुकान से सामान लेने में पिछड़ रहे हैं। वहीं एक स्ट्रीट वेंडर ने बताया कि इतने दिन उधार लेकर काम चला रहे थे, अब आज से फिर काम शुरू हुआ है तो हम साफ सफाई का भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। अभी हम सिर्फ पैकिंग करके दे रहे हैं। अच्छा, तो आज से खुली है दुकानें? हाँ, आज से खुली। तो फिर कितना काम है, कितने ग्राहक आ चुके हैं अब तक? कितने बजे से शुरू करते हैं लगाना? शाम से शुरू लगा था। अभी तक आगे गिरा था। अच्छा, और कितनी डिमांड रहती थी पहले इसकी? कितनी? 25-30 किलो। अच्छा, और अभी? 2-3 किलो का नंबर आ रहे। तो इतने 8 साढ़े 8 तक कितनी बिक जाती थी? 8:30 11 बजे तक बिक जाती, 5-6 किलो का। अच्छा, तो अभी इतना वो नहीं है? अब नहीं, तो 3 किलो रह गई। हरियाणा के सोनीपत के गांव बेयापुर में कृष्ण नाम के शख्स पर 3 से 4 गांव के ही रहने वाले युवकों ने फिल्मी अंदाज में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस वारदात की तस्वीरें स्थल पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। घायल शख्स एक निजी अस्पताल में अब जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। सोनीपत पुलिस ने घायल शख्स की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज देख भी सकते हैं, कार से आए गांव के ही 3 से 4 युवकों ने एक शख्स पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में ये शख्स घायल हो गया। फिलहाल घायल शख्स की ही शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से युवक आए और एक शख्स पर फायरिंग कर दी है। हालांकि युवक ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और अभी उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी, ये अपना कृष्ण स्नोक लखीराम थे बेयापुर से। इनको कल फूल कुंवर स्नोक जिले सिंह तो बेयापुर का ही रहने वाला है, करीब 2 महीने पहले किसी बात को इनका झगड़ा अवकाश नहीं हुई थी, जिस रंजिश को रखते हुए फूल कुंवर ने अपने साथियों से उसको कल गोलियां मार दी थी। कितनी गोलियां मारी? उसको 3 गोलियां लगी हैं। सर, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज में कुछ कार सवार युवक उसके फूल कुंवर के साथ आते हैं और उसको गोलियां मार के गाड़ी समेत भाग जाते हैं। जिन जो आरोपी इंजर्ड की स्टेटमेंट पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें
छापेमारी करी, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सर इसमें जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा, कितने लोग गोली मार रहे हैं? देखिए, इसमें एक जो मेन आरोपी फुलकुआर, उसके साथ 3-4 लड़के और साथ में थे, जो गाड़ी में थे, जो गाड़ी समेत मौका से भाग गए। इसे मामला दर्ज कर लिया? हाँ जी, इंजर्ड की स्टेटमेंट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। जिले में एक साथ कोरोना के 10 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही सोनीपत में कोरोना मरीजों की संख्या 243 हो गई है। इस मामले में रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जानने में जुटे हुए हैं। हरियाणा के सिरसा में आज लगातार दूसरे दिन कोरोना के 4 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आज जो 4 केस सामने आए हैं उनमें से 3 डबवाली स्थित प्रेमनगर इलाके के हैं और एक गांव नीमला में मिला है। नीमला में जो शख्स पॉजिटिव पाया गया है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है। वहीं प्रेमनगर में मिले पॉजिटिव लोगों में एक दंपति शामिल हैं। बता दें कि फिलहाल इन सभी को नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जिनमें से 2 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इस कड़ी में सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले में अब तक 47 कोरोना के केस मिल चुके हैं, जिनमें से 11 केस ठीक हो चुके हैं, जिसके चलते अब 36 केस ऐसे हैं जो एक्टिव हैं। आज सिरसा में 3 और पॉजिटिव कंटेनमेंट जोन से डबवाली के केसेस आए हैं और एक केस इलाहाबाद से आया है और वो दिल्ली की हिस्ट्री थी। कुल मिला के हमारे पास में अब जहाँ तक हम देखें सिरसा जिले की बात 3070 लोग हैं, वो हमें ट्रैवल हिस्ट्री के साथ मिले और हमने सभी 3070 लोगों को ट्रेस कर लिया और उसमें 1062 लोग हैं जिन्होंने 28 दिन का अपना क्वारंटाइन पूरा कर लिया है। 2638 सैंपल लिए गए और जिसमें से 47 पॉजिटिव हैं और 2372 नेगेटिव हैं। 207 की रिपोर्ट अभी अवेटेड है। और जहां तक हम बात करें कि अभी हमारे पास में सिविल हॉस्पिटल सिरसा में 32 लोग एडमिट हैं और 4 अग्रोह में एडमिट हैं। बाकी की हम सर्वे उनका कर रहे हैं, सभी पेशेंट्स का जो उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो ट्रेस कर रहे हैं। जैसे ही कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के अपने हमारे नॉलेज में आएंगे तो हम आपको अवगत कराएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क पहनें और अननेसेसरी आप बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। सरकार की हिदायतों का पालन करें। कंटेंट अभी जो हैं, जो छूट हैं, वो सिर्फ आपको आने जाने के लिए दी गई है, कोरोना से छूट नहीं है। कोरोना अब समाज में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अपने आप का और अपनों का और समाज का ध्यान रखें। हरियाणा के सिरसा के लघु सचिवालय में आज इनेलो द्वारा धरना शुरू किया गया। इस धरने में सैकड़ों की संख्या में इनेलो कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। धरने का नेतृत्व एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने किया। इस अवसर पर अभय चौटाला ने कहा कि सरकार गलत आंकड़े पेश कर किसानों के भुगतान का दावा कर रही है, जबकि अभी तक केवल किसानों को 10% ही भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि सुविधा शुल्क के नाम पर 800 करोड़ इकट्ठा किया जा रहा है। इस लूट की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। मैंने जो इनके सरकारी आंकड़े हैं वो सारे आंकड़े एकत्रित किए, सारी चीज़ें मैंने खुद देखी, सब चीज़ों का आकलन किया, सबकी जानकारियां मंडियों से ली। सरकार तो कहती है कि हमने 90% पैसा दे दिया, लेकिन 90% पैसा अगर दे दिया तो फिर वो किसान के खाते में क्यों नहीं आया, कहाँ है? किसान को अब तक केवल 1600 करोड़ की पेमेंट उसके खाते में गई है, जो केवल 10% बनती है। बाकी पैसा आज भी सरकार ने अपने चैत्य लोगों के माध्यम से प्राइवेट बैंकों में रखा हुआ है। केवल उस पैसे का कैसे कमीशन खाया जाए 17,000 करोड़ का, उसके लिए 1 महीने से किसान को परेशान कर रखा है। सरसों में भी आज तक 700 करोड़ की पेमेंट बाकी है।
ना सरसों की पूरी पेमेंट हुई, गेहूं की 10% पेमेंट हुई है, चना किसान का खरीदा नहीं जा रहा। सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं है। सरकार तो नए नए तुगलक की फरमान जारी कर रही है। वो तो ये कहते हैं कि अगर कोई धान बोएगा। हिमाचल प्रदेश में वायरल ऑडियो मामले को कांग्रेस छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही। आज सिरमौर जिला के तमाम कांग्रेसी नेताओं ने उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंप अपनी मांग रखी। ज्ञापन सौंपने आए कांग्रेसियों ने कहा कि इस समय ऑडियो मामले में जो जांच चल रही है वो सही तरीके से न होकर बल्कि सरकार के इशारों पर हो रही है। इस पूरे मामले की जांच सिटिंग जज से करवाई जानी चाहिए ताकि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष हो सके। इसके साथ ही कांग्रेसी नेताओं ने डॉक्टर राजीव बिंदल को घेरते हुए कहा कि बिंदल आज भी विधायक पद पर आसीन है, जिस कारण वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में उनको अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। घोटाले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरीके से वायरस बढ़ रहा है, घोटाले भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो हाल ही में जो पीपी किट का घोटाला हुआ है, उसकी फेयर एंड फ्री जांच के लिए हमने एक ज्ञापन जिला सिरमौर के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से हिज एक्सीलेंसी गवर्नर हिमाचल प्रदेश को भेजा है ताकि फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो, जांच हो और जांच जो है वो जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं उनके द्वारा की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। राजीव बिंदल जी क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी उनका दबदबा है और सरकार भी उनके दबाव में काम कर रही है, तो हमने ये भी मांग रखी है कि डॉक्टर राजीव बिंदल जी जो है अपने विधायक पद से इस्तीफा दें ताकि जांच जो है प्रभावित ना हो सके। जहां पूरा देश कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी से लड़ रहा है, वहीं कुछ मुनाफाखोर लोग अपने मुनाफे के चक्कर में लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के हल्का अमलोह से, जहां शराब के ठेकेदारों की तरफ से लोगों को एक्सपायरी बियर बेची जा रही है। यह ठेकेदार सरकार को तो चूना लगा ही रहे हैं, साथ ही लोगों की जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी शिकायत स्थानीय व्यक्ति द्वारा ही एक्साइज विभाग को की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर नवदीप सिंह ने ठेके पर रेड कर एक्सपायरी बियर की 31 बोतल बरामद की, जिन्हें विभाग के अधिकारियों ने अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बीयर खरीदी ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਇੱਕ ਜੇਨਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮਟਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਚੇਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ नहीं पता भी 18। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।